एक बार फिर सभी प्यारे विद्यार्थियों का विजय एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, मोस्ट वेलकम है बच्चों। तो अपने एमपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की केमिस्ट्री के रिगार्डिंग जो एक सीरीज चल रही थी, उनमें बहुत सारे टॉपिक अपन लोग, या फिर मैं यूं कहूं पिछले कुछ सालों के बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यू का डिस्कशन अपन लोगों ने कर लिया। स्पेशली जो क्वेश्चन अपन से एग्जामों में बच्चों पूछे गए, उनका डिटेल में एनालिसिस कर चुके हैं अपन लोग ऑलरेडी। तो आज अपन लोग बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 लेके आए। पार्ट 1 आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा। तो आज अपन लोग जिस टॉपिक के रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं वो है अपना कौन सा सर, वो है प्यारे बच्चों अपने 2016 के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग अपन से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि 2016 में बच्चों 3 शिफ्ट में पेपर अपन से पूछा गया था। तो उसी के रिगार्डिंग अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 15 से 20 क्वेश्चन है उनका आज डिटेल में एनालिसिस करेंगे और ये समझेंगे कि किस तरह से अपन के टॉपिक के कोरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका आज डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और बच्चों बहुत शानदार क्लास होने वाली है और आपको बच्चों इस क्लास में बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैंने इस तरह से क्वेश्चनों को वेल अरेंज किया है कि पहले अपना जो चैप्टर है सिलेबस में उसका पहले है और सबसे लास्ट अपन का जो बायोमोलिक्यूल है उनके क्वेश्चन फ्रेम किए गए। तो आज इस शानदार क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमपीपीएनएसटी के नाम से। ठीक है बच्चों, ओके सर। तो मैं प्यारे विद्यार्थियों पहला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करता हूं आज की क्लास का। वो ये रहा कि द आईयूपीएससी नेम ऑफ गैमेक्सेन इज, कि गैमेक्सेन का मेरा आईयूपीएससी नाम क्या होगा उसको डिटेल में अपन लोग समझते हैं। अब मुझे पता है कि सबसे पहले भाई मुझे गैमेक्सेन की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, तभी तो मैं आईयूपीएससी नाम निकाल पाऊंगा। यदि मुझे गैमेक्सेन की स्ट्रक्चर ही नहीं पता प्यारे स्टूडेंट्स, तो मैं कैसे उसका आईयूपीएससी नाम पता कर पाऊंगा। तो अपन को पता है कि जनरली जब प्यारे बच्चों बेंजीन की रिएक्शन की बात करते हैं अपन लोग, इस बेंजीन की रिएक्शन यदि मैं 3 मोल Cl2 के साथ इस सनलाइट की उपस्थिति में करवा दूं प्यारे विद्यार्थियों, किसके साथ, कि सर बेंजीन की रिएक्शन 3 मोल मेरा Cl2 है और उसकी रिएक्शन मैंने सर सनलाइट की उपस्थिति में करवा दी जाए, तो मेरा जो प्रोडक्ट बनता है प्यारे विद्यार्थियों वो बनता है कुछ इस तरह का। यहां पर बच्चों Cl है, इसका कंप्लीटली अनसेचुरेशन से सेचुरेशन पार्ट हो जाता है और ये बेंजीन प्यारे विद्यार्थियों साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्योंकि प्रत्येक कार्बन का एक एक इसमें जो है क्लोरीन एटम जुड़ जाएगा और दूसरा इसमें क्या कौन सा एटम प्रेजेंट है, एक इसमें प्यारे विद्यार्थियों हाइड्रोजन मेरा अवेलेबल है। इस तरह से अपन लोगों ने इसको अच्छे से डिस्कशन कर लिया। इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड और इसी को कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहते हैं सर, इसको कहा जाता है गैमेक्सेन। इसी को ही बच्चों गैमेक्सेन कहा जाता है। तो गैमेक्सेन स्ट्रक्चर क्या है सर, साइक्लोहेक्सेन है और बेंजीन का अनसेचुरेशन पार्ट पूर्णतः सेचुरेटेड हो चुका है, मतलब असंतृप्त से संतृप्त में कन्वर्ट हो गया और प्रत्येक कार्बन पे प्यारे साथियों मेरा Cl जो है वो जुड़ा हुआ है। इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनी उसको कहते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और बोलते हैं गैमेक्सेन। अब इसका आईयूपीएसी नाम की बात करूं तो कैसे हो जाएगा सर, इसके बच्चों प्रत्येक कार्बन को नंबरिंग दे देते हैं अपन लोग। जब इसके प्रत्येक कार्बन को नंबरिंग दे दी जाए स्टूडेंट्स, तो किस तरह से होगी सर, 1 नंबर 2 नंबर कार्बन 3, ये इस तरह से मैंने नंबरिंग दे दी और प्रत्येक कार्बन पे मेरा क्या है सर, क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है। तो समझते हैं कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, इसको BHC कहते हैं, लेकिन ये इसका कॉमन नेम है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों सर, ये इसका कॉमन नेम है, न कि आईयूपीएसी नेम। अपन से पूछा क्या है कि आईयूपीएसी नेम बता, भाई ये तो हो नहीं सकता। फिर बोल रहा है हेक्सोक्लोरोबेंजीन, नहीं कि 1 2 3 4 5 6 हेक्सा, हेक्सा है क्लोरो है, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा 1 3 4 5 हेक्सा क्लोरोबेंजीन। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता सर, ये जो है उसका फॉर्मेशन मेरा नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों सही हो जाएगा मेरे पास BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड नहीं होकर BHC का फुल फॉर्म क्या है सर, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का मेरा फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, इसको क्या बोलते हैं सर, हेक्साक्लोरो, 6 क्लोरो है 1 2 3 6 पोजीशन पे और साइक्लोहेक्सेन है, न कि बच्चों बेंजीन है। ये वाला नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से अपन लोगों ने इस क्वेश्चन को आराम से समझा, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। सी ऑप्शन इसका एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ये पूछ रहा है कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रोपीन पर क्लोरीन की क्रिया से बनता है एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन एंड प्रोपीन इज फॉर्म्ड। अब मुझे पता है
कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है सर, कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे पास एक तो प्रोपीन है, ये प्रोपीन है प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रोपीन की रिएक्शन मुझे करवानी है 500 डिग्री सेंटीग्रेड तो मेरा टेम्परेचर है, और Cl2 के साथ करवानी है। Cl2 के साथ है 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इसका क्या होगा सर, इसका क्लोरीनेशन हो जाएगा, क्लोरीनेशन, या प्यारे विद्यार्थियों इसका क्लोरीनीकरण हो जाएगा, क्लोरीनीकरण हो जाएगा। अब क्लोरीनीकरण कैसे होगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न होगी। क्या संपन्न होगी प्यारे विद्यार्थियों, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन या फ्री रेडिकल मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, और ये जो हाइड्रोजन है प्यारे विद्यार्थियों ये यहां से हट जाएगा और इसकी जगह Cl आ जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और बच्चों Cl का यहाँ पर इंसर्शन हो गया इस हाइड्रोजन को हटा करके, और ये बच्चों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होने वाली मेरी अभिक्रिया होगा। सिंपल बच्चों sp3 कार्बन जो होता है वहां पर एक हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह मेरा Cl फ्री रेडिकल जो है वो अटैच हो गया। तो इस तरह से बच्चों और बनेगा क्या यहाँ पे सर, HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों सिंपल रिएक्शन है कि एल्कीन की जो एलाइलिक पोजीशन है प्यारे विद्यार्थियों उस पर जो है इस क्लोरीन का मेरा हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह आ जाता है। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, sp3 कार्बन पे हेलोजिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या हुआ एक्चुअल में सर, sp3 कार्बन पे इस SHX का मेरा हाइड्रोजन के द्वारा प्रतिस्थापन हो चुका है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीनीकरण या क्लोरीनेशन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा संपन्न होती है, और इस sp3 कार्बन पे Cl का मेरा जुड़ाव हो जाता है। तो इसको क्या नाम कहते हैं, इसको इस पर्टिकुलर को कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों अलाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स सर, अलाइल क्लोराइड। अपन को पता है कि एलाइलिक वो पोजीशन होती है जिस जस्ट sp3 कार्बन के एटम के जस्ट बगल वाले जो दोनों एटम होते हैं प्यारे वो sp2 से जुड़े हुए जितने भी मेरे कार्बन एटम होते हैं उसको बच्चों एलाइल कार्बन कहते हैं, और एलाइल कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप क्या कहलाता है बच्चों, एलाइलिक पोजीशन कहलाती है। तो इस स्थिति में कौन सा ग्रुप है मेरा, इस स्थिति में सर मेरा Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसको मैं क्या कहूंगा सर, उसको अलाइल क्लोराइड कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सर इसका ऑप्शन नंबर बच्चों सी बिल्कुल सही है, अलाइल क्लोराइड कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि अपन को पता है कि sp2 कार्बन के जस्ट पास वाला जो कार्बन होता है sp3 उसको अलाइल कार्बन कहते हैं, और जुड़ा हुआ प्यारे विद्यार्थियों जो ग्रुप होता है बच्चों उसको एलाइलिक ग्रुप कहते हैं। तो अपन को पता होना चाहिए कि एलाइलिक क्या होते हैं, विनाइलिक क्या होते हैं, बेंजाइलिक क्या होते हैं, और अराइल ग्रुप किस तरह से मेंशन होते हैं। ये अपनों बच्चों हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन वाला जो चैप्टर होता है उसके शुरुआती जो एक पेज होता है उसको डिटेल से समझ लेना, उसमें अच्छे से बता रखा है कि कौन सी पोजीशन मेरी एलाइलिक है, कौन सी विनाइलिक है, और कौन सी अराइल और बेंजाइलिक पोजीशन होती है। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सिंपल जो था अपन से पूछा था, लेकिन यदि अपन को एलाइलिक पोजीशन नहीं पता होती ना तो भी ये अपन बच्चों कर नहीं पाते, क्योंकि अपन को एलाइलिक पोजीशन के बारे में अच्छे से डिटेल से मालूम जो है वो होना ही चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, बाय द ब्रोमिनेशन ऑफ प्रोपीन विथ एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड द फॉलोइंग इज ऑब्टेन, कि प्रोपीन के एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड के द्वारा ब्रोमिनीकरण करने से क्या प्राप्त होता है। अब सबसे पहले अपने पास सबस्ट्रेट क्या है सर, प्रोपीन है वही, तो प्रोपीन मैं लिख दूं, ये प्यारे विद्यार्थी अपने पास प्रोपीन। अब इस प्रोपीन की रिएक्शन करवानी है एन ब्रोमो एनबीएस के साथ, एनबीएस के साथ, एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड है क्या एक्चुअल उसको समझते हैं। सबसे पहले अपन को पता है कि सक्सिनेमाइड क्या होता है सर, ये होगा मेरे पास सक्सिनेमाइड, और ये बच्चों यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो ये क्या करता है सर, ये बच्चों कुछ नहीं करता है, हेलोजिनेशन करता है। क्या करता है, हेलोजिनेशन करता है sp3 कार्बन के ऊपर। कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 कार्बन के ऊपर हेलोजिनेशन करता है, जो कि क्या होना चाहिए बच्चों, एक्टिव कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, एक्टिव कार्बन होना चाहिए। जैसे एलाइलिक हो सकता है, एक्टिव कार्बन का हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह मेरा एक्स जोड़ देता है, और इस एक्टिव कार्बन का मैं क्या क्या कह सकता हूं इसको सर, एक्टिव कार्बन यहाँ तो मेरा एलाइलिक पोजीशन वाला हो सकता है, या प्यारे विद्यार्थियों ये बेंजाइलिक पोजीशन का हो सकता है। मतलब दो तरह की पोजीशन यदि मेरी अवेलेबल है तो एनबीएस क्या करता है, उसके कार्बन के sp3 कार्बन के हाइड्रोजन उठा करके उसकी जगह बच्चों एक्स का या Cl का Br का एडिशन कर देता है, क्योंकि यहाँ पर एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड है तो अवश्य ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो ब्रोमीन का एडिशन हमेशा और हमेशा उस हाइड्रोजन उठा के किया जाएगा जो प्यारे विद्यार्थियों मेरा कैसा है सर, एक्टिव हाइड्रोजन की भांति व्यवहार करते हैं। एक्टिव हाइड्रोजन बच्चों यहाँ तो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होने चाहिए,
या प्यारे विद्यार्थियों मेरा एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया कि एक्टिव जो है वो कार्बन हाइड्रोजन होना चाहिए, उस हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह मेरा जो है एक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके सर। तो ये प्यारे विद्यार्थियों एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी पोजीशन है सर? ये वाला कार्बन मेरा एलाइलिक पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। और जब ये स्टूडेंट्स एलाइलिक पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो इसके जो हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है मेरा, उस हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह किसका प्रतिस्थापन हो जाएगा सर? यहाँ से ये ब्रोमीन अटैक कर देगा। और ये बच्चों कौन सी मैकेनिज्म होगी? ये सर मेरी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के द्वारा फॉलो होगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के द्वारा जब ये मैकेनिज्म संपन्न होती है तो उसको आसानी से साथ समझा जा सकता है। अब कैसे यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो सर यहाँ पर हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह Br आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्यारे विद्यार्थियों Br का मेरा एडिशन हो गया। इस तरह से ये चीजें संपन्न होती है। तो एलाइलिक का मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बता दिया। तो अब कैसे जुड़ेगा ये सर? ये जुड़ जाएगा मेरे पास, ये इस तरह से जुड़ जाएगा। कौन कौन से प्रोडक्ट बनाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एलाइलिक Br का मेरा फॉर्मेशन हो जाएगा। अब मैं एक आपको बेंजाइलिक वाला एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कैसे प्यारे विद्यार्थियों। सर इस तरह से यदि CH3 जुड़ जाए और इसकी रिएक्शन प्यारे विद्यार्थियों यदि NBS के साथ करवा दी जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इस बेंजाइलिक पोजीशन पे प्यारे विद्यार्थियों मेरा Br जुड़ जाएगा। इस तरह से कौन कौन सी पोजीशन है उसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे। पहली पोजीशन है अपने पास एलाइलिक, दूसरी है प्यारे विद्यार्थियों प्रोपार्गलिक, थर्ड आ जाएगा मेरे पास बेंजाइलिक पोजीशन। ये कैसे रहती है? ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इसके हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर बच्चों एक्स आ जाएगा। ठीक है। और प्रोपार्गलिक क्या होती है सर? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के पास यदि मेरा हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को हटा करके वहां पर एक्स आ जाएगा। और बेंजाइलिक तो अपन को पता ही है कि बेंजीन की यदि sp3 मेरा कार्बन है तो इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर बच्चों Br आ जाएगा। तो ये वाली सारी चीजें जो एलाइलिक प्रोपार्गलिक बेंजाइलिक पोजीशन बच्चों बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, या फिर मैं यूं कहूं कि रिएक्टिव पोजीशन होने की वजह से वो बच्चों ब्रोमीन जो अटैक करके और फर्दर रिएक्शन का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरह से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के द्वारा ये मेरी रिएक्शन संपन्न होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही था अपना सर? ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विनाइल क्लोराइड व HCl से 1,1 डाइक्लोरो इथेन बनने का कारण क्या है? सबसे पहले इसने क्या लिखा है? अपन को विनाइल क्लोराइड दे रखा है। तो विनाइल क्लोराइड को समझ लेते हैं। अपन को पता है कि विनाइलिक पोजीशन जो होती है मेरी यही रहेगी। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों ये Cl जुड़ा हुआ है। अब इस Cl से ये बोल रहा है कि HCl के साथ रिएक्शन करवानी है। ये मेरा HCl हो गया। इस HCl के जैसे मैंने रिएक्शन करवाई स्टूडेंट्स, तो क्या पे होगा कि सर यहाँ पर जो बन गया प्रोडक्ट है वो इथेन बना है और यहाँ पर सर 1,1 डाइक्लोरो इथेन बन गया। इसको क्या कहा इसने? 1,1 डाइक्लोरो इथेन का है। अब जब मेरा प्रोडक्ट 1,1 डाइक्लोरो इथेन बना है तो इसने ये कहा है कि इस क्लोरीन का इस पर्टिकुलर रिएक्शन के दौरान क्या महत्व है। ये जो क्लोरीन अटैक करेगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पर मेरे पास H+ है और सर Cl- है। तो आप लोगों को ये समझना है कि इस क्लोरीन का क्या योगदान रहा कि ये मेरा प्रोडक्ट इस तरह का बन गया, 1,1 डाइक्लोरो इथेन का फॉर्मेशन हुआ। तो इसमें क्लोरीन का क्या योगदान है या क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है? तो यदि अपन लोग इस क्लोरीन के इफेक्ट की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर क्लोरीन का मेरा लोन पेयर है। इस क्लोरीन के लोन पेयर यहाँ पे आएंगे और ये बच्चों यहाँ पे जाएगा। तो ये कौन सा इफेक्ट है इसका सर? +m इफेक्ट है। तो इस +m इफेक्ट की वजह से प्यारे विद्यार्थियों हुआ क्या सर? हुआ बच्चों यहाँ पे ये है कि यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर मेरे पास है Cl और यहाँ पे आ गया बच्चों पॉजिटिव। और होगा क्या यहाँ पे सर? होगा यहाँ की H+ है और Cl- है। तो यहाँ पर जुड़ जाएगा मेरा नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा H+ और Cl अटैक कर जाएगा यहाँ पे। तो बच्चों प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा सर? प्रोडक्ट ये बन जाएगा कि CH3 CH Cl और Cl। इस तरह से मेरा फॉर्मेशन हुआ। तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में कैसा तरह का व्यवहार किया इसने? इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहा जाता है सर डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस
और जब डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो इस डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में इसने क्या किया, लोन पेयर दिया है। जैसे लोन पेयर इस बॉन्ड को दिया तो ये फर्दर बॉन्ड जो उधर शिफ्ट हो गए और इस कार्बन पे प्यारे बच्चों नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब क्या हुआ, कार्बन इलेक्ट्रॉनिकली रिच बन गया, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों ज्यादा हो गई। जैसे ही कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुई तो उसने H प्लस पे अटैक किया और H प्लस यहाँ चला गया और इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था उसको न्यूट्रलाइज किया इस Cl माइनस के ऋणावेश ने। तो इस वजह से बच्चों इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के यदि मैं बात करूं तो कौन सा होगा सर, इसका प्लस एम है, या फिर मैं यूं कहूं प्लस आर के द्वारा। इस प्लस एम को क्या कहते हैं बच्चों, सर मेजोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है, मेजोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है। तो इस मेजोमेरिक इफेक्ट को बच्चों इस तरह से अपन लोगों ने समझा और ये कहा कि इस तरह से ये अटैक करता है और फर्दर बच्चों प्रोडक्ट का मेरा फॉर्मेशन हो जाता है। और सीएल का कौन सा प्रभाव लगा बच्चों यहाँ पे, सर सीएल का मेजोमेरिक प्रभाव लगा। इस वजह से बच्चों ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हुई और नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। लेकिन यदि इसका परिणयिक प्रभाव की बात करें ना बच्चों, तो अपन को ये समझना चाहिए कि हेलोजन जितने भी है बच्चों मेरे पास, कि हेलोजन सर जितने भी है आपके पास, कौन कौन से प्यारे बच्चों, सर एफ माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, ये बच्चों मेरे पास हेलोजन है। इन हेलोजनों का यदि मुझे रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करना है, तो जब भी प्यारे विद्यार्थियों रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, तो रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता का ऑर्डर की बात करें तो इनका कौन सा प्रभाव लगता है, तो क्रियाशीलता के बच्चों इसमें इनका माइनस आई जो होता है वो डोमिनेट करता है किसके ऊपर, सर प्लस आर के ऊपर या प्लस एम के ऊपर। इसीलिए प्यारे बच्चों रिएक्टिविटी केस में अपन लोगों को हमेशा ऑर्डर ये पता करना है कि आई माइनस जिसके साथ लगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, एफ माइनस मोर डोमिनेट करेगा, फिर बच्चों कर देगा Cl माइनस और फिर कर देगा Pr माइनस और बच्चों I माइनस। इस तरह से ये डोमिनेट करता है जब रिएक्टिविटी की बात करें। सेकेंड कॉन्सेप्ट है अपने पास प्यारे बच्चों, वो होता है, पहला तो ये हो गया, सेकेंड है बच्चों अपने पास डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, मतलब अटैक कहां करेगा। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के केस में वो कौन सा इफेक्ट लगाना अपन को, इसका प्लस एम लगाता है, वो डोमिनेट करेगा इसके माइनस आई पे, प्लस एम वाला इफेक्ट देखना था। इसीलिए तो बच्चों प्लस एम लगा करके इसने इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट करी। यदि माइनस एम लगाता तो अपना इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ खींच लेता इसके द्वारा, माइनस आई के द्वारा, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टिव थी, मतलब डायरेक्शन दी, अटैक किस तरफ होगा, सीएल का यहाँ पे होगा कि यहाँ वहां पे होगा, उसको समझाने के लिए अपन लोगों ने ये पूरी मैकेनिज्म को डिटेल से समझा और ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसका ए एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीकेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग, कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो दुर्बलतम क्षार है। क्या है बच्चों, कौन है जो दुर्बलतम क्षार की भांति व्यवहार करेगा। अब अपन को ये समझना चाहिए कि क्षार का या फिर मैं यूं करूं अम्ल की एसिडिटी और बेसिडिटी को चेक कैसे करते हैं उसको समझते हैं। अब अपने पास सबसे पहले इसने कॉन्जुगेट बेस दे रखे हैं कि H माइनस, Cl माइनस, CH3 माइनस और प्यारे विद्यार्थियों CH3O माइनस। अब अपन को पता है कि दुर्बलतम क्षार वो होगा जो लोन पेयर को कम दे। मैं यूं कह सकता हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ बेसिसिटी, बेसिसिटी की स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, सर चेक करते हैं कि टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, कि लोन पेयर जो है कितनी आसानी के साथ दे रहा है, वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। मतलब क्या है, बेस वो होते हैं, जैसा कि अपन लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था कि बेस वो होते हैं जो आसानी के साथ OH प्लस को अपना लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करवा कर के और BH का फॉर्मेशन कर दे। अब मैंने क्या कहा, लोन पेयर देना या नेगेटिव चार्ज देना, और जितना आसानी के साथ जो नेगेटिव चार्ज दे देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। अब सर स्ट्रॉन्ग बेस तो वो नहीं होगा जो लोन पेयर को दे नहीं या नेगेटिव चार्ज को अपने पास रख ले। तो बच्चों नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैं यूं कह दूं कि लेस स्टेबल नेगेटिव आयन ऑन एटम, कि एटम के ऊपर यदि नेगेटिव चार्ज मेरा लेस स्टेबल रहा तो आसानी से क्या दे देगा, H प्लस दे देगा और अच्छे बेस की भांति व्यवहार करेगा। तो यदि मैं यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज की बात करूं कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किस में, तो सर Cl माइनस की सबसे ज्यादा हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। फिर सर हो जाएगी मेरे पास CH3O माइनस की बच्चों, और उसके बाद हो जाएगी अपने पास सर H माइनस, और फिर आ जाएगा अपने पास CH3 माइनस।
इस तरह से मेरे पास हो रहा है। अब इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो बेसिसिटी को किस तरह से समझ सकते हैं, तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इसकी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। बेसिसिटी का मतलब क्या है कि लोन पेयर को देना, मतलब क्या है कि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल रहना चाहिए। यदि कम स्टेबल रहा उस एटम के पास तो आसानी से उस H प्लस को लोन पेयर दे देगा और बेसिक की तरह व्यवहार करेगा। तो बच्चों कौन आसानी के साथ दे देगा, तो सर CH3 जो माइनस है वो सर आसानी के साथ दे देगा। उसके बाद बच्चों H, उसके बाद सर CH3O माइनस, और सर सबसे कम जो दे देगा वो सर ये दे देगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है बच्चों मोस्ट स्टेबल होने की वजह से वो ये नहीं चाहेगा कि मैं किसी और को मेरा नेगेटिव चार्ज दूं। तो यहाँ पर Cl की ज्यादा साइज होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बच्चों मोर स्टेबल है, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों किसी को देगा नहीं और एक्ट एज वीक बेस की भांति व्यवहार करेगा। और अपन से पूछा ये है कौन है जो दुर्बलतम क्षार है, वीकेस्ट बेस है, तो कौन है बच्चों, सर Cl माइनस वीकेस्ट बेस हो जाएगा, क्योंकि मोर साइज, लार्ज साइज या मोर साइज, मोर स्टेबल एनायन, मोर स्टेबल एनायन, तो वीक बेस की भांति व्यवहार करेगा। तो ये सारी कंडीशन जो है इसके लिए फॉलो होती है, किसके लिए सर, Cl माइनस के लिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास कि प्रोपाइन रिएक्ट विथ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड H2SO4 टू फॉर्म, कि प्रोपाइन पानी के साथ H2SO4 के साथ या फिर की उपस्थिति में रिएक्शन करता। तो बच्चों यहाँ पर एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले मेरे पास प्रोपाइन है, ये प्यारे विद्यार्थियों प्रोपाइन है, और स्टूडेंट दे ये रखा सबस्ट्रेट की यहाँ पर एक तो H2SO4 है, दूसरा मेरे पास HgSO4, ये मेरा रिएक्शन है और इसने दे रखा है प्रोडक्ट क्या बने। इस तरह से बच्चों ये अपने पास क्वेश्चन है। अपन को पता है कि जब एल्काइन की H2SO4 के साथ या HgSO4 के साथ यदि रिएक्शन दे दी जाए तो प्यारे विद्यार्थियों ये रिएक्शन कौन सी होती है सर, ये रिएक्शन होती है अपने पास कुचरोव रिएक्शन। कौन सी प्यारे विद्यार्थियों, सर कुचरोव रिएक्शन। इसको कुचरोव रिएक्शन कहा जाता है। इस कुचरोव रिएक्शन में होगा क्या सर, कुचरोव रिएक्शन में प्यारे विद्यार्थियों अपने पास ये होता है कि सर CH2 डबल बॉन्ड COH और CH3 वाटर का या H का प्लस का और OH माइनस का एडिशन होता है। H प्लस और OH माइनस का एडिशन माना जाता है। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे H प्लस और OH माइनस का बच्चों एडिशन होकर के मेरी एक प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया मानी जाती है। किनकी बच्चों, एल्काइनों की। यदि मैं बात करूं एल्काइनों की, यदि आप लोगों को योगात्मक अभिक्रिया की बात की जाए तो उसको कहते हैं कुचरोव रिएक्शन, जिसमें H प्लस का और OH माइनस का प्यारे विद्यार्थियों एडिशन होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन मोइटी पे। और जैसे ही एडिशन होता है तो फर्दर वो बच्चों एल्काइन किस में कन्वर्ट हो जाती है, एल्कीन में मेरी बदल जाती है। अब मुझे क्या मिल गया सर, एल्कीन अपन को प्राप्त हो गई। और ये एल्कीन इस तरह से CH2 है, डबल बॉन्ड है CH OH और CH3। अभी अपने पास क्या है सर, इनोल है। तो जब इनोल है तो इसका टोटोमर होकर क्या बन जाएगी सर, इसकी कीटो फॉर्म हो जाएगी। तो मैं कीटो फॉर्म को इस तरह से बना सकता हूं और ये H प्लस ले लेगा। तो क्या बन जाएगा वहां पे सर, वहां पे बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। किसका फॉर्मेशन हो गया स्टूडेंट, सर एसीटोन का जो है वो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से अपन लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया कि जब सर प्रोपाइन की अभिक्रिया H2SO4 या HgSO4 के साथ करवा दी जाए तो इसमें H प्लस का और सर OH माइनस का एडिशन होता है और फर्दर जो है वो मेरी रिएक्शन संपन्न होती है। अब सर आप लोगों के बच्चों क्वेश्चन ये पूछ सकते हो आप लोग कि बच्चों यहाँ पर ही OH माइनस का एडिशन क्यों हुआ, यहाँ क्यों नहीं हुआ। तो बच्चों अपन को पता है कि OH माइनस का एडिशन उस कार्बन पे करना है जिस पर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बने, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन जस्ट एंज्यूम करना है। यहाँ पर कार्बोकैटायन बने, एक यहाँ पे बने, ज्यादा स्टेबल किसका है सर, यहाँ पर कार्बोकैटायन जो बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। क्यों बनेगा सर, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन बच्चों 2 डिग्री का बनेगा और वहां पर मेरा 1 डिग्री का बन रहा था। आगे आप लोगों को यदि कोई भी एल्काइन अनसिमेट्रिकल दे दे तो जस्ट एज्यूम करना है कि इस पाई बॉन्ड के टूटने से मेरा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कौन से कार्बन पे बने, जिस भी
कार्बन पे मेरा मोर स्टेबल या मोर स्थायित्व वाला कार्बोकेटन का फॉर्मेशन हुए तो वहां पर बच्चों OH माइनस का आप लोगों को एडिशन कर देना है और रिएक्शन बच्चों उस तरह से मेरी फॉर्म हो जाएगी बिल्कुल इजी वे में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये बच्चों फाइनली टोटोमराइजेशन हो गया और ये इसकी कीटो फॉर्म बन गई। वो इनोल फॉर्म थी और ये इसकी कीटो फॉर्म है। हुआ क्या बच्चों? सर यहाँ पर इसका टोटोमराइजेशन हुआ है। चला बहता। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन, कि अम्लीय हाइड्रोजन निम्नलिखित में से किस में उपस्थित है। अब अभी अभी अपन लोगों ने डिस्कशन किया था कि कोई भी कंपाउंड अपना एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के कोरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होता है और जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस मेरा स्टेबल रहेगा उसकी बच्चों अपने कैसे नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा कोरेस्पॉन्डिंग उसकी बेसिसिटी उतनी कम रहती है। जिस तरह से Cl माइनस की नेगेटिव चार्ज उसमें बहुत ज्यादा स्टेबल होने की वजह से कोरेस्पॉन्डिंग बच्चों एनायन कम बेसिक था। अब इसको यदि इस तरह से समझे अपन लोग, ये है मेरे पास इथाइन, ये अपने पास इथाइन और दूसरा है बच्चों इथीन, ये हो गया मेरे पास इथीन और थर्ड है बच्चों मेरे पास इथेन। तो इथेन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं CH3 और ये अपने पास बेंजीन। अब अपन लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था प्यारे विद्यार्थियों कि बेसिसिटी एसिडिटी जो होती है बच्चों, एसिडिक नेचर जो होती है स्टूडेंट्स, वो समानुपाती होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही मेरा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। और बच्चों एसिडिक नेचर जो होती है वो समानुपाती रहती है प्यारे विद्यार्थियों परसेंटेज एस करेक्टर की, एस करेक्टर की सबसे ज्यादा रहती है। और सा समझाइए तो बच्चों प्यारे विद्यार्थियों एसिडिक नेचर जो रहती है वो समानुपाती रहेगी sp कार्बन के पास जुड़ा हुआ हाइड्रोजन की, फिर बच्चों sp2 कार्बन के पास जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, फिर बच्चों sp3 कार्बन के पास जुड़े हुए हाइड्रोजन की। क्यों सर? क्योंकि अपन को पता है कि एसिडिक नेचर जो रहती है प्यारे विद्यार्थियों वो समानुपाती रहती है परसेंटेज एस करेक्टर के। और यदि मैं परसेंटेज एस करेक्टर को इस तरह से लिखने का प्रयास करूं स्टूडेंट्स तो उसको इस तरह से लिखा जाता है कि यहाँ पर आ जाएगा अपने पास कितना सर 50%, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 33% और ये आ जाएगा मेरे पास 25%। इस तरह से अपन लोग ये चीजें आराम से देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब कोरेस्पॉन्डिंग कार्बन का यदि मैं एटम निकालने का प्रयास करूं तो यहां से आ जाएगा मेरे पास सर C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों CH3CH2 नेगेटिव और ये आ जाएगा मेरे पास प्यारे विद्यार्थी यहाँ से H प्लस निकला तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। ये मेरे पास sp2 वाला, ये बच्चों sp3 वाला, ये प्यारे विद्यार्थियों अपने पास sp2 और ये प्यारे विद्यार्थियों sp। तो सबसे ज्यादा किसका था सर? sp वाला कार्बन का हाइड्रोजन निकालेगा तब ज्यादा बनेगा, फिर sp2 फिर sp3। तो sp किस में है सर? sp है जो मेरा वो है स्टूडेंट्स अपने पास इथाइन में। किसमें सर? इथाइन में है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सबसे ज्यादा मोर एसिडिक हाइड्रोजन है वो इथाइन में अवेलेबल है क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो 50% थे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों क्या लिख दूं मैं सर? स्टेबल मोर स्टेबल एनायन। और जब मोर स्टेबल एनायन है तो अच्छा, बेटर या बेस्ट एसिडिक H प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों अपन को कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि किसका sp है, किसका sp2 है और किसका sp3 होने की वजह से फर्दर जो है इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इथाइन जो है बच्चों एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। यदि बच्चों इसका आपको ऑर्डर पूछ लेता हो, मान लीजिए किसने आपको सिर्फ हाइड्रोजन पूछा, यदि आप लोगों को डिटेल में और पूछ के वो ऑर्डर पूछ लेता तो मैं यहां पर लिख दूं ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। तो
उसका किस तरह से हो जाएगा अपने पास, सबसे ज्यादा कौन सा है सर, सबसे ज्यादा ए वाला है, sp है। अब sp2 किस में सर, sp2 एक तो मेरे पास बेंजीन में सर, एक मेरे पास एथीन में है, तो सबसे ज्यादा sp2 कार्बन किस में सर, डी में, तो डी वाला सबसे, उसके बाद में फिर बच्चों बी वाला, और सबसे लास्ट में आ जाएगा सी वाला। तो इस तरह से अपन लोगों ने इस क्वेश्चन को आराम से और बहुत ही अच्छी तरीके से सोल्व कर लिया है। ए का सबसे ज्यादा, फिर बच्चों डी का, फिर बी का, और सबसे लास्ट में आ गया मेरा कौन सा बच्चों सर, सी आ चुका है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन इथाइलिन एंड एसिटाइलिन, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकारक है जो एथिलीन को एंड एसिटिलीन के बीच विभेद करने के लिए प्रयुक्त होता है। अब इसको समझते हैं स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों, इसको इस तरह समझते हैं कि इसने ये कहा अपन से कि एक मेरे पास है बच्चों एसिटिलीन, एसिटिलीन है, इस एसिटिलीन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि ये बच्चों हो जाएगा मेरे पास इस तरह से कुछ, कि कार्बन हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से रहता है मेरे पास एसिटिलीन, और ये कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों इथाइलिन, इथाइलिन मेरा एल्कीन है, और ये हो जाएगा मेरे पास CH2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सॉरी कार्बन। अब इनको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, एक बीकर है बच्चों और उसमें मेरे पास एक इथाइलिन है, और दूसरा है मेरे पास बीकर जिसमें मेरे पास एसिटाइलिन, और मुझे पता नहीं है कि कौन सा कंपाउंड किस पर्टिकुलर बीकर में अवेलेबल है। मैंने लेबल रख रखा कंपाउंड ए और कंपाउंड बी। अब मैं इनको, इन दोनों बीकरों की रिएक्शन इन सबस्ट्रेटों के साथ करवाऊं, चारों के साथ, और ये पता लगाऊं कि कैसा रिएक्शन कौन सी प्रदर्शित कर रहा है, या मुझे कौन सा पर्टिकुलर यदि कलर अवेलेबल हो जाए तो मैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ उनको डिफ्रेंशिएट या विभेद कर सकता हूं। जैसे ही बच्चों यहां पर एसिटाइलिन जो होती है इनके साथ रिएक्शन करे, किसके साथ, अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड। सबसे पहले बात करता हूं मैं यहां पर NH4OH और बच्चों क्यूप्रस क्लोराइड, यहां पर कॉपर बच्चों +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है। अब जैसे ही रिएक्शन ये अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड के साथ करवा दी जाए प्यारे विद्यार्थियों, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मजेदार बात यह कि बच्चों प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास इस तरह से कुछ, क्या बनेगा सर, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बन जाएगा, यहां पर बच्चों कॉपर जुड़ जाएगा, और यहां पर बच्चों कॉपर जुड़ जाएगा। इस तरह से मेरा ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। या फिर मैं यूं कह सकता हूं कि यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर मैं यूं कहूं कि इसके ऊपर -1 और बच्चों कॉपर +1 फॉर्मेशन हो जाता है, और ये बच्चों रेड पीपीटी का प्रोडक्ट बनता है। किसका बन जाएगा सर, रेड पीपीटी का प्रोडक्ट बनता है, किसके साथ, एसिटाइलिन के साथ। और इनके साथ यदि मैं रिएक्शन करवाऊं तो बच्चों यहाँ पर किसी भी तरह की मेरी नो रिएक्शन बनती है, नो रिएक्शन, किसी भी तरह की बच्चों कोई रिएक्शन जो है वो संपन्न नहीं रहती। तो मैंने इन कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सा सबस्ट्रेट काम में लिया सर, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड का प्रयोग करते हुए मैंने एसिटाइलिन को और इस इथाइलिन को डिफ्रेंशिएट कर दिया। इसने तो इसके साथ रिएक्शन कर ली, और रिएक्शन करके मेरा रेड पीपीटी कंपाउंड बना लिया, जिसमें बच्चों कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और प्यारे विद्यार्थियों क्यूप्रस एसिटाइलिन का कंपाउंड बन गया, जिसकी बच्चों रेड पीपीटी थी। लेकिन जैसे ये पर्टिकुलर रिएजेंट मैंने इस एथाइलिन के साथ डाला या एल्किन के साथ डाला, तो कोई रिएक्शन संपन्न नहीं हुई। जिसमें रिएक्शन संपन्न नहीं होगी वो तो हो गया मेरे पास इथाइलिन, और जिसमें बच्चों रिएक्शन संपन्न हो गया रेड पीपीटी बन गई, वो हो गया मेरे पास एसिटाइलिन। इस तरह से अपना ऑप्शन डी जो है प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्रबल अम्ल है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज। अब बच्चों इसको समझते हैं अपन लोग, इसको इस तरह समझते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि अपन को पता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वो होगा जिसका बनने वाला कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस उतना ही स्टेबल बने। कैसे सर, सबसे पहले मेरे पास है बेंजीन, अब बेंजीन ने H+ त्यागा और क्या बना लिया सर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब है CH3O-, और यहाँ पे मेरे पास CH2- है, और यहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों H कार्बन सर नेगेटिव चार्ज। इस तरह से बच्चों ये इसने बना लिए कॉरेस्पॉन्डिंग। अब अपन को पता है कि ये है sp2 कार्बन, यहां पर है sp3 कार्बन, और ये प्यारे विद्यार्थियों sp कार्बन, और यहां पर है बच्चों ऑक्सीजन। और अपन को पता है कि एसिडिक नेचर जो रहती है प्यारे विद्यार्थियों वो समानुपाती होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। एटम की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी।
और अपन को पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा होती है F की, फिर O और फिर N। तो ऑक्सीजन वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों O नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने के कारण ये मोर स्टेबल एनायन है, यहाँ पर मोर स्टेबल एनायन है। और जितना स्टेबल एनायन होगा तो इसकी एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा हो जाएगी, एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाएगी। और यदि ये बच्चों बात करता मेरे से कि आप लोग तो इसका पूरा का पूरा ऑर्डर एक प्रॉपर वे में बताइए, तो अपन लोग लिख सकते थे सबसे ज्यादा किसकी है, यहाँ पे सबसे ज्यादा है सर CH3OH की सबसे ज्यादा है। उसके बाद आ जाएगा sp वाले की, sp है सर CH, ट्रिपल बॉन्ड है मेरे पास C नेगेटिव, और फिर आ जाती प्यारे बच्चों अपने पास बेंजीन, और सबसे लास्ट में आ जाता अपने पास ये इथेन वाला एनायन। तो अपन से यही तो पूछा था कि कौन सा प्रबलतम अम्ल है, तो प्रबलतम अम्ल यहाँ पर ये ज्यादा हो जाएगा, इसको H+ आसानी के साथ त्याग करके, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग बनने वाला नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल बना था, इसलिए आसानी से त्याग देगा। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, Which among the following compound after ozonolysis give CH3CHO and CH3C double bond OH on hydrolysis? कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है ओजोनीकरण के पश्चात जल अपघटन पर केवल CH3CHO व मेरा एसीटोन देगा। मतलब क्या है कि ओजोनीकरण बच्चों अभिक्रिया तो अपने हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से ली गई है, लेकिन इसके जो प्रोडक्ट बन रहे बच्चों वो अपने सिलेबस में कौन कौन से सर, एल्डिहाइड और कीटोन वाले पोर्शन से ये क्वेश्चन पुटअप आप लोगों से हो सकता है। कैसे बच्चों, इसको इस तरह समझते हैं। अब मुझे पता है कि मेरा जो प्रोडक्ट बना ओजोनोलाइसिस के द्वारा उसको मैं लिखता हूं कि O3 अपने पास बच्चों Me2S, इसके साथ रिएक्शन करने के बाद यहां पर कोई सबस्ट्रेट था और प्रोडक्ट बनाया प्यारे विद्यार्थियों CH3CHO और प्लस बनाए स्टूडेंट्स CH3C डबल बॉन्ड O। अब अपन उनका कॉन्सेप्ट क्या पता है कि 1 2 3 4 और 5 कार्बन होने चाहिए। कितने कार्बन होने चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, सर 5 कार्बन होने चाहिए। अब 5 कार्बन है उन कंपाउंडों को तो रखिए और बाकी वाले को हटा दीजिए। यहाँ पर कितने कार्बन है सर, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, इसको मैं रख सकता हूँ। यहाँ पर कितने बच्चों, 1 2 3 और 4, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, 4 कार्बन है और मेरा प्रोडक्ट जो बना है वो 5 कार्बन का है, तो 1 कार्बन में कहां से लाऊंगा, तो कहीं से नहीं लाएगा, ये मेरा ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं भाई नहीं, तो भी नहीं, 1 2 3 4 5 और 6, ये भी 6 हो गया। इस तरह से बच्चों आप लोग सिंपल और सिंपल कार्बन दे करके भी ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते थे। तो ये बच्चों इसका एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। यदि आप लोगों को इसको समझना है तो आगे वाले पेज में इसको समझते हैं। कैसे बच्चों, सबसे पहले इसने दे रखा है अपने पास ये एल्कीन है, CH डबल बॉन्ड कार्बन है बच्चों, यहाँ पर मिथाइल है, ये इस तरह का मिथाइल है। अब ये रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, सबसे पहले सबसे पर O3 के साथ और बच्चों Me2S के साथ, इसके साथ रिएक्शन करके ओजोनाइड बना लेगा। ओजोनाइड कैसे बनेगा, ओजोनाइड इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा मेरे पास। अब इसका क्लीवेज हो जाएगा। अब जैसे इसका क्लीवेज होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सर मेरा एल्डिहाइडिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और सर ये मेरा यहाँ पर Me डबल बॉन्ड Me में मेरा कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से बच्चों ये मेरा पाउडर बन गया, ये बच्चों एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड बन गया, और ये बच्चों एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया बच्चों। इस तरह से ये रिएक्शन संपन्न हुई, कौन सी है सर, ओजोनोलाइसिस है, ओजोनीकरण। कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। यहां से सिंपल आप लोगों को ब्रेक करना था, ये एल्डिहाइड में चला जाएगा और ये बच्चों कीटोन में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन के पास कि एसीटोनाइट्राइल एसीटोनाइट्राइल का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है। तो अपन को पता है कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो रहते हैं बच्चों, वो अपने पास एसीटोनाइट्राइल रहता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा होता है अपने पास, सर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करूं मैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो वो अपने पास है एसीटोनाइट्राइल। कौन सा रहता है बच्चों, सर एसीटोनाइट्राइल रहता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पहले नंबर पे अपने पास एसीटोनाइट्राइल, दूसरा होता है अपने पास प्यारे विद्यार्थियों एसीटोन,
तीसरा होता है अपने पास DMF डाई मिथाइल फॉर्मेमाइड, और चौथा रहता है बच्चों DMSO। अपन से पूछा ये था कि एसीटोनाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होगा, तो एसीटोनाइट्राइल का फॉर्मूला रहता है प्यारे विद्यार्थियों CH3CN। अब अपन लोगों से पूछ सकते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग इसका आंसर बताएंगे प्यारे विद्यार्थियों। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इज, ये आप लोगों से क्वेश्चन है कि एसीटोनाइट्राइल कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे, वो आप लोगों को बताना है। इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से है, एसीटोनाइट्राइल, एसीटोन, DMF और DMSO। इनके फॉर्मूले बताइए। इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3CN, एसीटोन का आप ही लोगों ने समझा था MECOMe, और DMF का क्या आ जाएगा सर, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, और DMSO क्या है सर, DMSO हो जाएगा Me2SO। इस तरह से तो CH3CN कौन से ऑप्शन में सर, ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही हो जाएगा। CH3CN एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन इज, कि प्रोटीन का उदाहरण मेरे पास क्या होगा। तो अपन को पता है कि प्रोटीन सबसे फेमस एग्जाम्पल है क्या, कैफेलिन है, या बच्चों लेसिथिन है, या बच्चों इंसुलिन होगा। तो इसमें तो कहीं कोई सोचने की जरूरत नहीं प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने बायोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इंसुलिन जो होता है मेरा प्रोटीन का एग्जाम्पल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित दो क्रियात्मक समूह हैं कि द टू फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ए टिपिकल कार्बोहाइड्रेट आर। अब अपन को पता है कि अपना जो चैप्टर होता है कार्बोहाइड्रेट वाला, या जिसको J1 कहते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट डेफिनेशन क्या होती है कि कार्बोहाइड्रेट वे नेचुरली अकरिंग कंपाउंड होते हैं जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन, क्या बोल रहा हूं मैं, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के जितने भी कंपाउंड है वो मेरे सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो सिंपल परिभाषा की बात करूं कि कार्बोहाइड्रेट आर क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कि सर मेरे कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होंगे, और एल्डिहाइड और कीटोन रहते हैं। कि सर बहुत सारे यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े रहते हैं, कैसे OH माइनस वाले ग्रुप रहते हैं, और साथ में कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहेगा, या तो सर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप रहेगा बच्चों, या उसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मेरा अवेलेबल रहता है। सर समझाना जरा। तो बच्चों सबसे फेमस एग्जाम्पल अपने पास ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल रहते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं प्यारे बच्चों, तो ग्लूकोज में यदि कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में इसको रखूं तो इसका फंक्शनल ग्रुप इस तरह से अवेलेबल रहते हैं। इसमें सर पॉलीहाइड्रोक्सी है, बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप अवेलेबल रहते हैं इसमें, और सर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक है। अब ग्लूकोज में बहुत सारे हाइड्रोक्सी है, और सर इसमें एल्डिहाइडी फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल ग्लूकोज में। दूसरा एग्जांपल ले लूं मैं किसका, फ्रक्टोज का ले लेते हैं बच्चों, जिसको सबसे मीठी शर्करा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, सर फ्रक्टोज को सबसे मीठी शर्करा कहा जाता है। तो फ्रक्टोज में अपने पास कितने कार्बन है इसके, इसमें CH2OH डबल बॉन्ड O, और बच्चों CH2OH, इस तरह से ये अवेलेबल है। तो यहां पर बच्चों इस कार्बन की बच्चों 4 ही वैलेंसी होगी यहाँ पे। तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप अवेलेबल है सर, यहाँ पर कीटोनिक है, और इस अब की बार कीटोन के इस पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है सर, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है। यहाँ पर इनमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी के साथ कौन सा ग्रुप अवेलेबल है सर, एल्डिहाइडी ग्रुप अवेलेबल है। तभी तो मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी है मेरे पास, कौन से, एल्डिहाइड और कीटोन के, मतलब ये वाला फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है, ये वाला भी अवेलेबल है, और ये तो बच्चों अपने पास बहुत सारे निकलेंगे। तो कौन कौन से, क्या इसमें COH ग्रुप अवेलेबल है क्या बच्चों, सर COH ग्रुप इसमें अवेलेबल नहीं है मेरे, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर भी CHO, ये भी नहीं हो सकता। क्या कीटोन के साथ OH है, हाँ सर कीटोन के साथ OH है, और प्यारे विद्यार्थियों CHO के साथ भी OH है, इसलिए इसके ऑप्शन बच्चों C और D दोनों ही सही है।
विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो जल में विलेय है। तो अपन को पता है कि अपन को सिर्फ एक चीज याद रखनी है, कौन सी सर बताना जरा। तो बच्चों वो समझिए कि विटामिन जो वसा में विलेय है, कौन कौन से सर विटामिन जो वसा में विलेय होते हैं, वो मेरे पास है। एक तो विटामिन ए है, एक होता है मेरे पास प्यारे विद्यार्थी विटामिन ए, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन ई और चौथा है विटामिन के। इस तरह के मेरे विटामिन जो रहते हैं बच्चों वो फैट में सोल्यूबल है, सोल्यूबल इन फैट। सोल्यूबल इन फैट। वसा में विलेय वाले कौन कौन से विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और इसके अलावा जितने भी विटामिन है वो प्यारे विद्यार्थियों सारे के सारे वाटर सोल्यूबल रहेंगे। मैं यहां पर लिख दूं कि रिमेनिंग विटामिन्स आर वाटर सोल्यूबल। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट बन गया है कि जो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो है वो तो वसा में विलेय है, और बाकी वाले जितने भी विटामिन रहेंगे मेरे वाटर में सोल्यूबल रहेंगे। तो विटामिन के किस कैटेगरी में आ गया, सरफेट में आ गया। विटामिन ई सरफेट, विटामिन ए सरफेट। ये बच्चों विटामिन ई बी जो है वो मेरे किस में आ जाएंगे सर, ये आ जाएंगे अपने पास वाटर में, यहाँ प्यारे विद्यार्थियों जल में सोल्यूबल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास स्टूडेंट्स, बहुत शानदार क्वेश्चन है और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन कि विच पेयर ऑफ एक्सोज ऑन रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजन गिव्स सेम ओसाजोन, कि एक्सोज का कौन सा युग्म फिनाइल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके समान प्रकार का ओसाजोन देता है। अब अपन को पता है कि मेरे कार्बोहाइड्रेटों की एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है बच्चों, किसके साथ सर, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन के फलस्वरूप ओसाजोन का फॉर्मेशन करना। अब सर ओसाजोन की फॉर्मेशन वाली रिएक्शन कैसे होती है उसको जरा डिटेल में समझाना, उसको बच्चों समझते हैं। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं प्यारे बच्चों, किसका सर, एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग ग्लूकोज का। यदि मैं यहां पर ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेके आप लोगों को पूरा डिटेल में ये समझाऊं, ध्यान से समझना। ग्लूकोज की सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या रहती है, तो सर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर मेरे पास CH2OH, यहाँ पे OH, यहाँ इधर OH, ये OH और इधर OH, यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों मेरा CH। और ये रिएक्शन करेगा अपन को पास 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ बच्चों, सर फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। अब ये 3 मोल जैसे ही फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो फर्दर जो बच्चों अपने पास प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा ओसाजोन। क्या बन जाएगा बच्चों, सर ओसाजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें 2 कार्बन जो है यहां पे आ जाएगा मेरे पास H डबल बॉन्ड N, NH और PH। ये जो कार्बन है बच्चों ये कार्बन भी डबल बॉन्ड बनाएगा N, NH और PH। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों मेरा ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया। बच्चों सबकी वैलेंसी देख लेते हैं, 2 1 3 4, यहाँ पर इसकी 2 है, 3 है और 4 है। यहाँ पर फर्दर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, क्योंकि अपन को पता है कि एक तो अमोनिया निकल जाएगा, एक अपने पास निकल जाएगा बच्चों NH2PH। इस तरह से मेरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोला जाता है प्यारे विद्यार्थियों ओसाजोन। क्या बोला जाता है बच्चों, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, सर ओसाजोन कहा जाता है। अब आप लोग समझिए कि ये ओसाजोन है उसमें कितने कार्बन काम में आ रहे हैं,
सर यहाँ पे कार्बन आ रहा है, एक तो ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन, एक ये कार्बन बच्चों और एक ये कार्बन। अब मैं यूं कहूं कि ये स्ट्रक्चर जो नीचे वाली स्ट्रक्चर तो मेरी सेम होनी चाहिए, और ऊपर वाली कार्बन 1 और कार्बन 2 में यदि मेरा चेंज है तो वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो बच्चों मेरा इसमें मोइटी में चेंज हो रहा है। या फिर मैं यूं कहूं कि यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे यहाँ पर CHO हो, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो, या CH2OH2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किसमें हो रही है सर, ऑटोमेटिक सर कन्वर्ट में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन NH और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन NHPH का फॉर्मेशन कर दे। बशर्ते ये वाली मोइटी मेरी सेम रहनी चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए मैं एक लाइन लिख देता हूं बच्चों कि मेरे पास पहली लाइन आ जाएगी स्टूडेंट्स अपने पास, वो आ जाएगी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मेरे पास मेनोज, कि सर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मेनोज जो रहते हैं भाई प्यारे विद्यार्थियों, वो सेम टाइप के ओसाजोन देते हैं। किस टाइप के सर, सेम टाइप के ओसाजोन देते हैं, क्योंकि इनकी जो कार्बन की स्ट्रक्चर भिन्न रहती है वो बच्चों कार्बन 1 में और कार्बन 2 में भिन्न रहती है। ये अलग अलग कार्बन होते हैं इन सब में, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों अपन को पता है कि कार्बन 1 और कार्बन 2 में ऑटोमेटिकली यही चेंज हो रहा है, ये वाली नीचे वाली जो मोइटी है वो समान रहनी चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों जो गलेक्टोज रहता है ना मेरा, गलेक्टोज वो अलग देता है, गलेक्टोज अलग देता है। सेम टाइप ओसाजोन प्रोडक्ट कौन कौन बनाते हैं सर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मेनोज जो होते हैं मेरे सेम टाइप ओसाजोन बनाएंगे, लेकिन गलेक्टोज जो है अलग ओसाजोन देता है, क्योंकि बच्चों इसमें कार्बन जो होता है ना C4 वो अलग संरचना रखता है। इस तरह से मैंने आप लोगों को ओसाजोन का पूरा पोर्शन अच्छे से समझा दिया। तो कौन सा हो जाएगा इसका, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो सेम तरह की स्ट्रक्चर देते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके सर। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट है अपने पास, तो आज अपन लोगों ने इस क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिस्कशन कर लिए थे, जो आए थे बच्चों अपने कौन से पेपर में 2016 के, जिसमें 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था। तो 20 के समथिंग अपन लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन कर लिए। अब बच्चों एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, उसमें भी इसी तरह से शानदार क्वेश्चनों का डिटेल में एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।